बिना बिजली के ससुराल में देवरानी की पहली रसोई। ये 12 घंटे से हमारे घर में लाइट क्यों नहीं आई है? पड़ोसियों के घर में तो लाइट जल रही है। 2 दिन बाद मेरे छोटे बेटे की शादी है, कैसे क्या होगा बिन बिजली के? पर ये लाइट कटी क्यों है मोनिका? मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे बिजली के बिल के, क्या तुमने उसे भरे नहीं? जी मैंने तो भरे थे, वो भी ऑनलाइन। लगता है कोई सर्वर इशू होगा। 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लेंट करेंगे। शादी का घर है तो घर में काम भी बहुत है। एक काम करते हैं भाभी, जब तक हमारे घर की लाइट नहीं आ रही तब तक पड़ोस से जनरेटर ले लेते हैं, इसी बहाने घर में थोड़ी सी रोशनी होगी। अब अंकुश पड़ोस से जनरेटर मांग कर अपने घर के बाहर लगाता है, जिसके बाद घर में लाइट और पंखा चलता है और घर में शादी की तैयारी शुरू होती है। हल्दी मेहंदी नाच गाना होने लगता है। तभी अगले दिन जब विवेका के घर में उसकी बहू शादी करके आने वाली होती है कि तभी आधी रात में पड़ोस की कल्याणी जनरेटर के तार को कैंची से काटती हुई, माफ करना विवेका, पर मैं अपना जनरेटर ले जा रही हूँ। 2 दिन बोला था, 4 दिन हो गए। इतने दिन अगर मेरा जनरेटर चलेगा तो वह भी गर्मी से गर्म होकर फूक जाएगा, इसलिए अब मैं इसे वापस ले जा रही हूँ। अरे कल्याणी ताई, आप ये कैसा जुल्म ढा रही हैं हमारे ऊपर? मेरे घर में मेरी देवरानी आने वाली है और आप आधी रात को अपना ये जनरेटर ले जा रही हैं। तो मैं क्या करूं बहू, तेरी देवरानी क्या मेरे जनरेटर के भरोसे आ रही है अपने ससुराल? अब तू देख ले अपने बिना बिजली के घर में कैसे लाएगी अपनी देवरानी को, क्योंकि मैं तो अपना ही जनरेटर ले जा रही हूँ। कल्याणी के जनरेटर ले जाने के बाद मम्मी मम्मी अब क्या होगा? अब तो हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया। अब हमारी छोटी चाची कैसे आएंगी इस अंधेरे में? तू चिंता मत कर बंटी, मैं हूं ना। अच्छा बंटी तू एक काम कर, ये पकड़ पैसे और जा लाला की दुकान से 50-60 मोमबत्ती के पैकेट ले आ। ठीक है मम्मी, अभी लाया। बंटी दुकान से जाकर 50 से 60 मोमबत्ती के पैकेट खरीद कर अपनी माँ के हाथ में देता है। माँ जी देवरानी जी आती होंगी, चलिए हम पूरे घर को इस मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा देते हैं और कल सुबह तक तो लाइट आ ही जाएगी। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मम्मी मैं भी जलाऊंगा कैंडल। अब घर के सभी सदस्य मिलकर घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जला देते हैं और मोमबत्ती की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठता है। कुछ देर बाद मोनिका की देवरानी अपने ससुराल पहुंचती है, जहां आरती की थाली लेकर विवेका, आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वाह, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे, पूरे घर को मोमबत्तियों से सजा रखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मेरा वेलकम इतनी अच्छी तरीके से करेंगे। देवरानी जी कहाँ खो गई? अंदर आइए। जी जी जेठानी जी। अब अमृता अपने कमरे में जाती है और वहां भी कुछ मोमबत्तियां जल रही होती, लेकिन अब अमृता गर्मी से परेशान हो रही थी। अंकुश जी, अरे ये तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए। लाइट और पंखा तो चला लेते कम से कम। कोई बात नहीं, मैं खुद ऑन कर लेती हूँ। अमृता लाइट और पंखे का स्विच ऑन करती है, लेकिन ना तो पंखा चलता है और ना ही लाइट ऑन होती है। हाय रब्बा, लाइट तो है ही नहीं। लगता है इसीलिए अंकुश जी बिना कुछ कहे सो गए। अब इतना भारी लहंगा पहनकर मुझे गर्मी में सोना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमृता की जेठानी और जेठ, देखिए जी सुबह से 50 कॉल कर चुकी हूँ बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और कल देवरानी जी की मुंह दिखाई, फिर उसके बाद पहली रसोई की रस्म भी है। अच्छा अभी तुम आराम कर लो, कल की कल देखते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह जब अमृता अपने कमरे से नहा धोकर बाहर आती है तो घर के सभी खुली खिड़कियों में से धूप की रोशनी घर में आता देख परेशान होकर कहती है, हे भगवान, आप लोगों ने ये पूरे घर की खिड़कियां क्यों खोल रखी हैं? देखिए कितनी तेजी से धूप आ रही है घर के अंदर। माँ जी जेठानी जी, अभी तक घर में लाइट नहीं आई है क्या? आ जाएगी लाइट बहू, तू क्यों परेशान होती है? जा फटाफट तैयार हो जा, तुझे पड़ोस के लोग देखने आ रहे हैं। अब एक बार फिर अमृता चुप हो जाती है और अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद पड़ोस की कई औरतें अमृता को देखने आती हैं। हे राम, कितनी गर्मी हो रही विवेका तेरे घर में। इतनी गर्मी में अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करने की क्या जरूरत थी? अरे तुमने तो फिर भी पतली सूती की साड़ी पहन रखी है, मैंने तो इतना भारी लहंगा, इतनी भारी भारी गहने पहन रखे। सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा इस गर्मी में। ये भगवान, ये लोग जल्दी से मुझे देखकर जाते क्यों नहीं? हाँ वो बिजली कट गई है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी बहू कैसी लगी? हमें तो बहू बहुत अच्छी लगी विवेका, सदा सुहागन रहे तेरी बहू। दूर खड़ी मोनिका, ये भगवान अभी तक बिजली नहीं आई। अगर यही हाल रहा तो मेरी देवरानी को बिना बिजली के ही अपनी पहली रसोई करनी होगी। एक काम करती हूँ, जब तक देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है मैं एक बार और बिजली विभाग के दफ्तर जाती हूँ। मोनिका सड़क से ऑटो लेती है, लेकिन ट्रैफिक में फंसे फंसे मोनिका का आधे से ज्यादा समय सड़क के ट्रैफिक में ही खराब हो जाता है। और जब वह बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचती है तो वहां की अथॉरिटीज, भैया जी कब से बिजली बिल भर रखा है, आखिर कब पास होगा हमारा बिल? गर्मी में बिना पंखे के रहना कितना मुश्किल है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। बताइए ना कब आएगी हमारी बिजली? अरे मैडम, समझते तो हम सब कुछ है, लेकिन क्या करें,
आपकी जो दिक्कत है वो पीछे से रुकी हुई है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और वैसे भी अब शाम के 5 बज गए हैं और अब हमारा दफ्तर बंद करने का टाइम हो गया है, आप कल आइएगा। अब निराश होते हुए मोनिका अपने घर लौटती है, जहाँ बेबेका और अमृता लैंप जला रही होती हैं। जेठानी जी कहाँ चली गई थी आप? और ये बिजली कब आएगी जेठानी जी? अगर मैंने देवरानी जी को बताया कि बिजली विभाग वालों ने हमारे घर की बिजली काट दी है तो कहीं ये परेशान ना हो जाए। आ जाएगी देवरानी जी, जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा, अभी तो आपकी पहली रसोई होनी बाकी है ना? हाँ बड़ी बहू, लगता है बिना बिजली के ही बहू को पहली रसोई करवानी होगी। बिना बिजली के अंधेरे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? घबराओ मत देवरानी जी, मैं हूं ना। मैं यहाँ लैंप और हाथ पंखा लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ रसोई में, जिससे तुम्हें रोशनी और हवा दोनों मिलती रहेगी। और तो और देवरानी जी, तुम्हें बिना बिजली में अपनी रसोई करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। नहीं जेठानी जी, आप पहले ही बहुत परेशान हो गई, आप बैठी, मैं कर लूंगी। अब मोनिका की देवरानी अंधेरे में लैंप लेकर बिना बिजली के अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। गर्मी से भीगती हुई अंधेरे में वह मसाले के डिब्बे को टोह टोह कर ढूंढती है। ये भगवान, इतने अंधेरे में मुझे अपनी पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतने सपने सजा रखे थे अपनी पहली रसोई की, सब चकनाचूर हो गया। ऊपर से अंधेरे में समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन से डिब्बे में चीनी है, कौन से डिब्बे में नमक है। भगवान, मैं तो तेरे भरोसे ही बिना बिजली में अपनी पहली रसोई कर रही हूँ। कुछ व्यंजनों को बनाने के बाद, हे भगवान, बिना बिजली के पसीने में भीग भीग कर मैंने ये सब्जियां, पुलाव, पूरी, रायता तो बना दिया, बस मीठे में हलवा बनाना बाकी है। पर समझ में नहीं आ रहा कि ये मूंग की दाल है या चने की दाल है। कहीं मैं इस अंधेरे में मसूर की दाल का हलवा न बना दूं। हाय रब्बा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अमृता अनुमान लगाती हुई दाल को लेती है और सिलबट्टे पर पीसकर घी में भूनकर मूंग दाल का हलवा बना लेती है और कुछ देर बाद अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। या बल्ले बल्ले, छोटी चाची का हाथ का खाना आज हम लोग कैंडल लाइट में खा रहे हैं। मम्मी मम्मी, ये तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर हो गया ना? बेटा। देवरानी जी, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, बस यूं ही समझिए। चलिए आप लोग खाना खाकर बताइए कैसा बना है। अब पूरा परिवार खाना खाते अमृता के खाने में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। हे भगवान बहू, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों लग रही है? ये तूने आटे की पूरी बनाई है या बेसन की? मुझे तो इस हलवे में भी कोई दिक्कत लग रही है। अमृता, तुमने ये मक्का मूंग दाल का ही हलवा बनाया है ना? हाँ, बनाया तो मूंग दाल का ही था। अच्छा, बस कीजिए। एक तो हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए देवरानी जी ने अपने ससुराल में पहली रसोई बिना बिजली के की, और आप लोग हैं कि एक एक करके उनके खाने में कमी निकाल रहे हैं। अरे जो बन गया है खा लीजिए। थैंक यू जेठानी जी, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। सच में बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में। अब अगले दिन अमृता की जेठानी फोन पर बिजली विभाग वालों से बात कर रही थी, वहीं दूर अमृता दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। जेठानी जी, तो ये कारण है घर में बिजली ना आने की? अरे आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपको पता है इसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। आप अभी मेरे साथ बिजली विभाग में चलिए। अब मोनिका अपनी देवरानी के साथ बिजली विभाग आती है। सर, बिजली बिल से रिलेटेड कंप्लेन किया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आगे जाइए, आगे, यहाँ नहीं होता ये सब। आप करते हैं कार्रवाई या मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूं? 1912 की धारा लगाऊंगी। गैर कानूनी तौर तरीके से बिजली काटने के जुर्म में आपको भी अंदर किया जाएगा और आपकी ये कुर्सी भी आपसे छीन ली जाएगी। अरे मैडम, आप तो भड़कने लगी। बैठिए बैठिए, मैं करता हूँ ना सब। अब कुछ ही देर में मोनिका के पास उसकी सास का फोन आता है। बहू बिजली आ गई हमारे घर में। अमृता, माँ का फोन आया था, बिजली आ गई है, चलो अब घर चलते हैं। अब मोनिका की पढ़ी लिखी देवरानी अपने ससुराल में बिजली वापस लाती है, जिसके बाद मोनिका अपनी देवरानी की फिर से पहली रसोई करवाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी शाही पकवान खाता है। अब हुआ सही मायने में मेरी छोटी बहू की पहली रसोई। भाई मजा आ गया पकवान खाकर। शुक्रिया माँ जी। सूरज की किरण फूटकर सीतापुर गांव पर पड़ती है, तभी भूख से मचलता राजू रोटी मांगता है। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, रात का कुछ बचा कुचा हो तो खाने को दो ना। मैंने एक रोटी तेरे लिए बचा कर रखी थी मेरे लाल, अभी लेकर आती हूँ। रेवा जैसे बर्तन का ढक्कन हटाती है तो उस रोटी पर कीड़े चिपटे हुए थे। हाय हाय, ये इतनी सड़ी सी बास कहाँ से छा गई बहू? इस रोटी को उठाकर बाहर खातर पर फेंक कर आ। तेज कड़ी घिन चढ़ रही है, न जाने कब तक हमें वो श्राप काटना पड़ेगा। दाने दाने को मोहताज हो गया हमारा गाँव। भूख से छटपटाते पोते को देखकर गंगा की आंख से पीड़ा के आंसू बह रहे थे, वहीं जमुना की मड़ाई में। भाग्यवान, कुछ खाने को घर में पड़ा हो तो दे दो, फिर खेत जोतने भी जाना है। तभी घूंघट किए सरिता आती है। ससुर जी, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, बस लेने के लिए जा रहे हैं। तपतपाती धूप में गांव की सभी गरीब सास बहू टोली बनाकर बाल बच्चों को लेके चल देती है।
काश कि हमारे गांव में भी रसोई होती तो हमें इतनी कड़ी धूप में कोसों दूर चलकर खाना लेने नहीं जाना पड़ता। ये पापी पेट क्या कुछ नहीं करवाता। टूटे मन से ऐसा बोलते हुए गर्भवती मंगला रो पड़ती है। तभी जमुना उसे तसल्ली देती है। बहू, हम तेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। तू अभी पेट से इसलिए तुझे ज्यादा भूख लगती होगी, मगर देखना एक ना एक दिन ऊपर वाला हम गरीब सास बहू की जरूर सुध लेगा और हमारे गांव का श्राप दूर करेगा। तब सबके घर आंगन में रसोई होगी और हम पूरी पकवान बनाकर खाएंगे। एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांटते हुए सभी सास बहुएं एक जगह पर आती हैं जहां 2 रसोइयों द्वारा उन सबका खाना पक रहा था। चलो चलो, सबके सब अपने अपने खाने को पत्तल उठा लो। बारी बारी से सभी सास बहुएं और बच्चे खाने का पत्तल उठा लेती हैं। तभी छोटी सी मुनिया आंखों में आंसू भर के, अंकल अंकल, मेरी पत्तल में 1 और रोटी डाल दो, 2 रोटी में पेट नहीं भरता। रसोईया कसाई की तरह बच्ची को झाड़ देता है। हे लड़की, एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, चल फूट। तुम दरिद्रों के गांव को हम खाना खिला रहे हैं, एहसान मानो। अगर तुम्हारी करनी का फल भोगने के लिए तुम्हें छोड़ देते तो भूखे मर जाते। इतनी खरी खोटी सुनकर सब खाना लेकर वापस गांव आ जाती है। मगर आखिरकार क्यों इतने बड़े गांव में किसी के आंगन में रसोई नहीं, किसी के यहाँ चूल्हा क्यों नहीं जलता? गांव वाले किसी श्राप से जूझ रहे हैं और कौन करेगा इस श्राप का अंत? कुछ दिनों बाद, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रवि कि मैं गांव में हूँ। ये ताजी हवा, खुला वातावरण, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। तभी कच्ची सड़क होने के चलते बैलगाड़ी अटक जाती है। कुछ देर में सूरज डूब जाता है। लक्ष्मी सबके आंगन में अंधियारा छाया देखती है। गांव की बहुएं तो इस टाइम खाना पीना बनाती हैं, फिर किसी के आंगन में चूल्हा जलता नहीं दिख रहा है। हो सकता है जल्दी खाना बनाकर चूल्हा बुझा दिया हो। थोड़ी दूरी पर लक्ष्मी ससुराल आ जाती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ, कैसे हैं आप? जीता रहे बेटा, सालों बाद तुझे देखकर आंखें तर गई। माँ, ये लक्ष्मी है, आपकी छोटी बहू। बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है। मैं खाट बिछा देती हूँ, तुम दोनों बैठो। रेवा बहू, तू जरा आना। जी माँ जी। दोनों सास बहू बगल में जाकर बात करती हैं। बहू देख ले, अगर कुछ खाने को पड़ा हो तो दोनों को दे दे। माँ जी, हमने तो खुद ही दिन का 1 टाइम का खाना खाकर गुजारा किया है। देख ले, 4 ईंट डालकर कुछ बना दे, दोनों को भूखे पेट थोड़ी सुलाएंगे। माँ जी, हमारे गांव पर जो श्राप चल रहा है, चूल्हा नहीं डाल सकते वरना घर में कुछ दोष हो जाएगा। रेवा दोनों को पानी देती है। ये भगवान, इतना दूर का सफर तय करके आकर मुझे तो भूख लगी है। जेठानी जी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा, शायद खाना खत्म हो गया होगा। बेचारी बहू भूखे ही सो जाती है और अगले दिन उठकर काम धाम करती है। दीदी, मैंने घर आंगन लीप दिया, आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, चूल्हा पूजन करना है। देवरानी जी, वो दरअसल गांव में। अरे बड़ी बहू, तू यहाँ है, राजू तुझको ढूंढ रहा है। माँ जी, मैं सबके लिए क्या बनाऊं, मीठे पकवान या पूरी कचौरी? बहू, पूरी कचौड़ी खाने की इच्छा तो है, मगर रसोई के बिना कैसे पकवान छानेगी? हमारे गांव को श्राप है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, ना ही किसी के घर में रसोई है। बिना रसोई वाले गांव को लगे श्राप को सुनकर लक्ष्मी हैरत में पड़ जाती। तभी पड़ोसन देवकी और मनोरमा के घर में, दादी, मम्मी, भूख के मारे में पेट में दर्द हो रहा, खाना दे दो। बस मेरी बच्ची, अभी थोड़ी देर में खाना बंटने का टाइम हो जाएगा तो चलेंगे। भूख से मचलती मुनिया मुंह फुला लेती है। मुझको नहीं जाना दूर, खाना लेने चल चलकर पैरों में चाले पड़ जाती, ऊपर से धूप भी जलाती है। बेचारी बच्ची भूख से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मुनिया, मेरी बच्ची, आंखें खोल। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची खाने के लिए तरस रही है और मैं उसे धोने वाले भी नहीं खिला सकती। गांव में ऐसी दुखहाली छाई देखकर लक्ष्मी का दिल भर आता है। बिना रसोई के गांव में सबको एक टाइम खाकर ही गुजारा करता है। हे भगवान, आधा पेट खाकर मैंने ये थोड़ी दाल बचा रखी थी, ये भी खट्टी पड़ गई। घर में रसोई भी तो नहीं है कि खाना गर्म कर पाती। गर्भवती होकर भी पेट भरकर नहीं खा सकती। दीदी, मुझे तो उस बेचारी की हालत देखकर बड़ी दया आ रही है। आखिर कैसा श्राप है इस गांव में कि रसोई नहीं बना सकते? लक्ष्मी, ये श्राप पीढ़ियों से चल रहा है। जो काका पूरे गांव को खाना खिलाते थे, ये केवल वही जानते हैं। लक्ष्मी पूरी कहानी जानने के लिए काका के पास आती है, जिसकी उम्र 90 के पार थी। दाढ़ी पकी हुई थी, माथे से अनुभवी जैसे दिखते थे। बाबा, मुझे बताइए, हमारा गांव बिना रसोई के क्यों है? खेत खलिहान में अन्न क्यों नहीं होता? सारी जमीन बंजर है, आखिर क्यों? मेरे पापा की सजा मेरा पूरा गांव भोग रहा है। एक समय में उस गांव की धरती अपार अनाज उपजाती थी। जहाँ सबके घरों में सवेरे सवेरे चूल्हा जल रहा होता है, माखन लाल की धर्मपत्नी शीला पकवान बनाकर खिला रही थी। शीला, तुम्हें पता है ना, मुझे घी में छनी पूरी पकवान पसंद है। डालडे में बना रही हो तुम? हाँ अजी, लगता है तुम्हारी जीभ का स्वाद बिगड़ गया। अरे शुद्ध घी में तुम्हें पूरी बनाकर दे रही हूँ, चुपचाप से खा लो।
गांव के सारे मर्दाने बैठकर खा रहे थे और उनकी पत्नियां रसोई में उन्हें गर्म खाना बनाकर खिला रही थी। तभी एक भूखी भिखारन दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। कितनी बढ़िया शुद्ध घी की पूरी की महक आ रही है बेटा, दया करके एक दो पूरी मुझ गरीब को भी खिला दो, पेट भर जाएगा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भिखारन का मैला शरीर देखकर दोनों पति पत्नी नाक चढ़ा लेते हैं। हाँ जी, देखो तो इस भिखारन से कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है। अरे ओ अम्मा, जाओ जाकर किसी और का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे लिए थोड़े ना मेरी पत्नी पूरी पकवान बना रही है। मुखिया के घर में अन्न की कोई भी घटी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो जरा भी दया नहीं दिखाता और दुत्कार कर भगा देता है। गांव के बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, जिसके चलते भिखारिन अन्नपूर्णा देवी बन जाती है। मैंने सदा इस गांव के निवासियों के घर के भंडार को भरा रखा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने एक भूखी को भोजन नहीं करवाया, इसीलिए तुम्हें जो दिया गया है वो तुमसे छीन लिया जाएगा। आज के बाद इस गांव में किसी के आंगन में रसोई नहीं रहेगी। तुम पसीना बहाओगे, लेकिन जमीन तुम्हें उपज नहीं देगी। तुम और तुम्हारे आने वाले बाल बच्चों की इसी तरह से मांग कर आधा पेट खाना होगा। यही मेरा श्राप है, क्योंकि तुम सब के सब स्वार्थी हो। ये कहकर अन्नपूर्णा देवी गायब हो जाती हैं, जिसके चलते पूरे गांव की रसोई, अनाज, सब कुछ विलुप्त हो जाता है। देखते देखते सबके खेतों में छाई हरियाली, धान गेहूं की बाली, सब कुछ सूखकर बंजर हो जाता है और जो कोई भी जतन करके रसोई या चूल्हा बनाता वो जलकर खाक हो जाता। मगर काका, इस श्राप का कोई तो तोड़ होगा जो हम गांव वालों को मुक्त करवा सके। बेटी, ये सारा गांव स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए श्राप नहीं टलेगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर लक्ष्मी को तोड़ मिल जाता है। अगर हम पूरे गांव वाले अपने स्वार्थ से तौबा करके भूखे व्यक्तियों को भोजन करवाएं तो श्राप मिट सकता है। लक्ष्मी के साथ अब गांव का हर एक निवासी इसमें सहभागी होता है। जिसके पास अनाज के नाम पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वह लाकर देते हैं और भूखों को खाना बनाकर खिलाते हैं, जिससे अन्नपूर्णा देवी का क्रोध गांव से हट जाता है। तुम सबने अपने पापों से पश्चाताप किया और अपने मन को साफ किया, इसीलिए मैं इस गांव को वरदान देती हूँ। इस गांव में पहले के समान सबके आंगन में रसोई होगी और हर परिवार भरी पूरी से पेट भरकर खाओगे और संतुष्ट होगे। अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से गांव के हर एक आंगन में दोबारा से रसोई आ जाती है और लगभग 1 पीढ़ी तक दुख उठाने के बाद सबके आंगन में चूल्हा जलता है। सब पेट भरकर खाते हैं।